नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पिछले कुछ दिनों से हम जो हमारी पहली इकाई है और उसमें का जो हमारा 9वां एकांकी है, रीढ़ की हड्डी नामक जो एकांकी है, और इसके बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली बार हमारा जो पन्ना नंबर है 38 जो पन्ना नंबर है, उस पर हमने देखा कि किस तरह से गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप सब ये सब एक कमरे में बैठे हैं और उमा भी उस कमरे में बैठी है। और सभी मतलब गोपाल प्रसाद का जो बेटा है शंकर, वह उमा को देखने के लिए राम स्वरूप के यहाँ आए हुए हैं मेहमान बनकर। और वह गोपाल प्रसाद उमा के बारे में उमा को हर तरह के सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उमा उन सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। और आखिरकार गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, ऐसा कह दिया आखिरकार। और राम स्वरूप, उमा देखो आप, मतलब जो राम स्वरूप है वह राम स्वरूप क्या कह रहे हैं, उन्हें जवाब दो, ऐसा राम स्वरूप भी कहने लगे। और उसके बाद आखिरकार जो उमा है, उमा ने हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में उमा ने मुंह खोला और वह बोलने लगी कि क्या जवाब दूँ बाबूजी। अपने पिताजी को कहते हैं कि जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना रन दो। पसंद आई तो वह दुकानदार खरीदार को वस्तु देता है, वरना नहीं। तो यह आखिरकार उमा जवाब दे ही देती है। और यहीं पर हम पिछली बार हम रुके थे। तो आज हमें आगे देखना है कि उसके बाद गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर, जो कि अब उमा ने कह दिया कि क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी बिकती है तब दुकानदार कुर्सी और मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना नहीं, ऐसा उमा ने हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में सबको सुना दिया। उसके बाद उसके बाद देखो यहाँ पर आगे राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा ऐसा वे कहते हैं, क्योंकि वह चौंक जाते हैं, क्योंकि उमा ने अभी हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में सब कुछ सुना दिया। इसीलिए राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं और उमा को कहने लगते हैं कि उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। उसके बाद उमा अपने पिताजी को कहती है कि अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ऐसा उमा कहती है। और उसके बाद गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। गोपाल प्रसाद ताव में आकर कि जो गोपाल प्रसाद है वह गोपाल प्रसाद ताव में आकर, ताव मतलब क्या, अहंकार युक्त रोष का आवेश, ऐसा उसका मतलब होता है। किसका? ताव का मतलब अहंकार युक्त रोष का आवेश। तो अब ताव में आकर बाबू राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद ताव में आकर अहंकार युक्त भाव से, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। क्योंकि गोपाल प्रसाद ने जब उमा की बातें सुनी तो वे ताव में आ गए और ताव में आकर बाबू राम स्वरूप को कहने लगे कि आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। इज्जत का मतलब क्या होता है? इज्जत मतलब सम्मान करना, आदर करना, ऐसा उसका रिस्पेक्ट, जैसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं इज्जत, रिस्पेक्ट, सम्मान करना, आदर करना। तो आपके यहाँ हमारी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, ऐसा गोपाल प्रसाद ने राम स्वरूप को कहा। उसके बाद उमा तेज़ आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और तभी उमा जरा तेज़ आवाज़ में बोलने लगी, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, ऐसा उमा ने तेज आवाज़ में
गोपाल प्रसाद और उनके बेटे को कह दिया। नापतोल, नापतोल मतलब नापने और तोलने की क्रिया। नापतोल का मतलब क्या होता है? नापने और तोलने की क्रिया, उसे नापतोल कहा जाता है। और उसके बाद उमा ने कह दिया अब तेज आवाज़ में, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती। बेइज्जती का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेइज्जती का मतलब? डिसऑनर। डिसऑनर जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है अपमान की। और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, ऐसे तेज आवाज़ में उमा ने गोपाल प्रसाद को सुना दिया। और उसके बाद क्या हुआ देखो आगे। शंकर, बाबूजी चलिए, कि जब तेज आवाज़ में उमा ने यह सारी बातें कह दी तब शंकर ने क्या कहा देखो, बाबूजी चलिए। ऐसा क्यों कहा होगा? अगर कोई व्यक्ति अपने पिताजी पर कोई एंग्री हो रहा हो, उसे कुछ बोल रहा हो, तो उसके बेटे का कर्तव्य क्या होता है? क्या होता है कि अपने पिताजी का पक्ष रखे। लेकिन ऐसा कुछ तो भी हुआ होगा शंकर के साथ जो उमा को मालूम है पहले से ही, इसलिए यहाँ पर शंकर कुछ नहीं बोल रहा है। देखो यहाँ पर वह कह रहा है अपने पिताजी को कि बाबूजी चलिए, बाबूजी चलिए, ऐसा शंकर अपने पिताजी को कह रहे हैं। गोपाल प्रसाद, क्या क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? गोपाल प्रसाद उमा को पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। कि जब गोपाल प्रसाद उमा को पूछते हैं कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, कॉलेज में मतलब क्या? महाविद्यालय। अंग्रेजी वर्ड है कॉलेज, महाविद्यालय ऐसा उसका मतलब होता है। गोपाल प्रसाद उमा को पूछते हैं कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? ऐसा गोपाल प्रसाद उमा को पूछते हैं। और उसी समय रामस्वरूप चुप। उसके बाद उमा क्या जवाब देती है देखो, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। मैंने बीए पास किया है। कि मैं, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है। बीए मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। मतलब 12वीं के बाद 3 साल पढ़ाई करनी होती है और 3 साल पढ़ाई करने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और उसके बाद बीए की हमें डिग्री मिलती है। बैचलर ऑफ आर्ट्स उसे कहा जाता है। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया। कि मैं, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। देखो अब उमा यहाँ पर कहने का प्रयास कर रही है गोपाल प्रसाद का जो बेटा है शंकर, और उस शंकर के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि कोई, जी हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर मतलब झांकना, ताक झांक कर मतलब झांकना, ऐसा उसका मतलब होता है। या फिर मराठी में हम कहते हो उसे कहते हैं कोण काय चुका करता है, यह अर्थ है। ताक झांक कर कायरता, कायरता का मतलब क्या होता है? बुजदिल, कॉवर्डाइज, बुजदिल, कायरता बुजदिल। तो कि आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। कि न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। अब सारी बातें यहाँ पर उमा ने कह दी। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए मतलब आपके बेटे को पूछिए, मतलब शंकर को पूछिए। उमा गोपाल प्रसाद को कह रही है कि मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो अब उमा को गोपाल प्रसाद को यह सारी बातें बता रही है कि आपके बेटे को पूछो, मतलब किसे? शंकर को पूछो कि मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है,
ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए, इनसे पूछिए मतलब अपने गोपाल प्रसाद को उमा कह रही है, अपने बेटे को पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। इज्जत 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 का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, जो कि इसके पहले ही हमने इसका मतलब देखा है। इज्जत। और ख्याल, ख्याल का मतलब क्या होता है? केयर, ध्यान, चिंता करना, परवाह करना, ऐसा उसका मतलब होता है। तो मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। तो शंकर के बारे में उमा उनके जो पिताजी है मतलब शंकर के जो पिताजी है, कौन? गोपाल प्रसाद को कहती है। और यह सारी बातें सुनने के बाद रामस्वरूप उमा के पिताजी उमा ऐसा कहते हैं। और गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, यह सारी बातें सुनने के बाद गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बोलने लगे, बस हो चुका। खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। वह अब उमा की बात सुनने के बाद गोपाल प्रसाद खड़े हो गए गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। गोपाल प्रसाद भी कहने लगे कि बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। दगा किया मतलब धोखा, फरेब, छल, ऐसा उसका मतलब होता है। धोखा, फरेब, छल, ऐसा मतलब होता है दगा कि आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। कि आप गोपाल प्रसाद भी राम स्वरूप को सुनाने लगे कि आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक मतलब जो 10वीं तक, पुराने ज़माने में 10वीं को क्या कहा जाता था? मैट्रिक कहा जाता था, मतलब 10वीं तक। कि आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कौन? गोपाल प्रसाद राम स्वरूप को कहते हैं। और वह दरवाजे की ओर बढ़ते हैं गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। तभी उमा कहने लगती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए। उमा भी कहने लगती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। देखो उमा अब कहने लगी, क्योंकि उमा को मालूम था शंकर के बारे में सभी जानकारी मालूम थी। जो एकांकी पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी, तो इसमें उमा को शंकर के बारे में पहले से ही सब जानकारी थी, जो कि अभी हमें उमा ने शंकर के बारे में बताया भी कि उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। ऐसा जब गोपाल प्रसाद दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और उसी समय उमा गोपाल प्रसाद को यह सारी बातें सुनाती है, यानी बैकबोन है या नहीं, ज़रा अपने लाडले बेटे को घर जाकर ज़रा पता लगाइएगा, ऐसा उमा गोपाल प्रसाद को कहती है। और बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा, और यह सुनने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन मतलब रोने जैसा मुंह। बेबसी मतलब कमजोरी, शक्तिहीनता। यह सब उमा की बात सुनने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी मतलब कमजोरी, शक्तिहीनता, बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन मतलब रोने जैसा मुंह, दोनों बाहर चले जाते हैं। दोनों बाप बेटे मतलब गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है और उसी समय जब दोनों बाप बेटे घर के बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसी समय उमा सहसा क्या हो जाती है?
चुप हो जाती है। बोर का तारा एकांकी संग्रह से लिया गया यह एकांकी थी रीढ़ की हड्डी। तो हमने इस प्रस्तुत जो प्रसिद्ध एकांकी है और इस एकांकी में एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा के विषय में लोगों की दकियानुसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है। जैसे कि गोपाल प्रसाद दकियानुसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है। उमा के द्वारा नारियों की भावनाओं को महत्व दिया है और नारी के सम्मान का मुद्दा उठाया है इस एकांकी में, रीढ़ की हड्डी नामक यह जो एकांकी है इस एकांकी में। तो इस तरह से हम पिछले कुछ दिनों से यह जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और आज हमारी यह जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी की यह यहाँ पर पूरी हुई। और यहाँ पर जितने भी स्वाध्याय दिए हुए हैं वह आपको यहाँ पर पूरे करने हैं और पूरे करने के बाद जो हमारा 10वीं का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको ज़रूर शेयर करना है और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।